हेलो दोस्तों, जीएस निखिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे 300 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो ऑनलाइनर प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे जो एग्जाम में आजकल यूपीएसआई हुआ, जो हाल ही में पेपर हुआ है, यूपीपी का पेपर होने वाले हैं, ऐसे यहाँ से प्रश्न मुझे बन सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑनलाइनर प्रश्न है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न दिया गया आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह से हमेशा प्रश्न बने हैं क्योंकि यहाँ से ही व्यापार होता था उस टाइम, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था आपका? लोथल। लोथल कहाँ है? आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न दिया गया, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड किसे कहा जाता है? माउंट ऑफ द डेड किसे कहा जाता है? यह प्रश्न है, अगला प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? कि मतलब किस धातु से अपरिचित, मतलब वो कौन से धातु को नहीं जानते थे? तो वह लोहा धातु जो था, लोहा जो आयरन जिसे बोलते हैं, उससे वो लोग अपरिचित थे क्योंकि उस टाइम लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। तो इससे प्रतीत होता है कि उस टाइम भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ऐसे त्यौहार होते हैं, जो लोग जाके वहाँ पर, सब लोग जो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, ऐसा वहाँ पर एक स्थान बना होगा जो स्नानगार के लिए बना होगा। और वहाँ पर देखेंगे वो एक उन्नत प्रणाली देखेंगे, जो पानी भरा भी जाने के वो था और निकलने जाने की वो नालियाँ बनी थी और दो तरफ से उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो वह कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या था? वह व्यवस्थित नगर नियोजन। वहाँ पर ऐसे नगर नियोजन बने थे, ऐसे मकान बने थे, जो जो रोडें भी बनी थी वो समकोण काटती थी और नालियाँ की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था था कि अगर कहीं कचरा जाम हो जाए, जो कचड़े होते हैं उसमें, उसको निकालने के लिए एक जगह वो बनाया गया था, सील बनाया गया था, उसको निकाल कर वहाँ से फेंक दिया जाए। उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो बाद में देखेंगे जो अंग्रेज़ों ने रेल पटरियाँ बनाने में बहुत उसका उपयोग किया गया था। तो उस टाइम भी ईंटों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि उस टाइम क्या ईंटों का प्रयोग किया जाता था? बिल्कुल किया जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? वो कभी कभी मिलान दे देगा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो वहाँ चार ऑप्शन देगा, उसमें ऑप्शन भी दिया रहेगा रावी नदी। तो बिल्कुल रावी नदी पर वो स्थित, किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर, याद कर लीजिएगा, रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उस टाइम देखेंगे उनका व्यवसाय था क्या? कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि और व्यापार पे निर्भर थे और इसलिए प्रश्न पूछा जाता कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पाया जाता था? कौन सा बंदरगाह है? तो गुजरात में जो लोथल है वहाँ बंदरगाह था, वहीं से व्यापार आने को जाने की संभावना, वहीं से व्यापार लोग करते थे। तो उस टाइम देखो जाए, ये भी देखा जाता था, विदेशों से भी व्यापार उस टाइम भी होता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि कालीबंगा कालीबंगा
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोथल पूछ लेगा, लोथल किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो वो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान में है। अब यहाँ पर वैदिक से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वैदिक से कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। हर टॉपिक से कुछ ना 10 प्रश्न 15 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आपके मतलब यहाँ पे रखे गए हैं कि इससे आपका रिवाइज हो जाए। तो या खाना बनाते समय या कुछ भी कर रहे हैं तो इसको लगा के आराम से सुन सकते हैं और उसको भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑनलाइनर प्रश्न है ना, तो इससे आपका याद भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और वेद कितने हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है आपका बार बार एग्जाम में कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडो को लिया गया है। मुंडो को निस्बत से लिया गया है। अगला प्रश्न दिया है, पूछा गया है आपका। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो कौन सा वेद है आपका? आपका वो है सामवेद। कौन सा है वो आपका? सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? प्रश्न बार बार पूछा जाता है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस। जैसे इसमें अपना शराब है, उसमें वो लोग टाइप क्या था? सोमरस था। उनको क्या बोलते थे? सोमरस। पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? 18। पुराणों की, अगला प्रश्न दिया गया है, पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? 18। अगला प्रश्न दिया गया है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम थे। महर्षि गौतम थे। प्रश्न बार बार एग्जाम पूछे जाएंगे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? ये प्रश्न कैसे बनेंगे? तो पैसे प्रश्न ऐसे नहीं बनेंगे, इनको मिलान करने के लिए दे देगा। न्याय दर्शन दे देगा, योग दर्शन दे देगा, पतंजलि दे देगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ों दे देगा और दे देगा कि इसको मिलान करिए आप, बताइए। अगला प्रश्न दिया गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि थे। वेदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर वेदों की संख्या पर प्रश्न बताया गया है अभी पीछे कुछ टाइम पहले कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यह क्या है? अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आप किससे है प्रश्न आपको बनेगा? तो यहाँ पर देखें जैन और बौद्ध धर्म से। जैन और बौद्ध धर्म, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आप लोग पेपर दिए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही हैं। तो ये पहला प्रश्न इसमें दिया गया जैन धर्म में कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। वो कहाँ? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा तब ना वो अपना वो पहला उपदेश देंगे। तो जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? इनका रिजुपाली नदी के किनारे गया में होता है। वहाँ से चल कर ये आते हैं कहाँ? बनारस आते हैं। बनारस में एक जगह सारनाथ स्थान है जहाँ मिर्गदाव नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर मिर्गदाव नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रश्न एग्जाम पीसीएस में पूछा गया है कि मिर्गदाव कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कहाँ है, मतलब मिर्गदाव किसे कहते हैं? सारनाथ जो स्थान उसी पे। तो वहाँ पर आते हैं तो अपना पहला उपदेश वहाँ पर देते हैं। कौन देते हैं? गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे?
भगवान महावीर स्वामी थे। कौन थे? भगवान महावीर स्वामी थे। कौन थे? भगवान महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर। तो अगला प्रश्न आपका, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल, बोधि वृक्ष बोलते हैं उसको, पीपल वृक्ष के नीचे वो जो था उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। चलिए अगले प्रश्न तो देख रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम कहाँ? वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया आपका, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। किस भाषा में दिए थे? प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप लोग को लग रहा होगा कि ऑनलाइन प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं, तो हाल ही का जो पेपर है यूपीएसआई का, वो प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि सिंपल प्रश्न अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उससे भी कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। तो क्यों नहीं कि हम लोग सिंपल छोड़ के वो देखते हैं, तो इसको भी उसके साथ जो सिंपल प्रश्न हैं, जो ऑनलाइनर प्रश्न हैं, उनको भी देखा जाए, और एग्जाम में अच्छा प्रश्न करके आएंगे आप लोग। क्योंकि आप जब भी देखेंगे 5 प्रश्न से 4 प्रश्न से आप लोग का सिलेक्शन रुक रहा है। इसको अच्छा बनाने के लिए जो अपने नोट्स हैं, जो अन्य क्लासेस हैं, ऑनलाइनर प्रश्न उनको भी देखिए, और जो अगर कहीं टेस्ट दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, उसको भी आप देते रहिए, और प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व कीजिए। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। और कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि महावीर निष्क्रमण का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो किस घटना से है? प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किस घटना से? तो गिरि त्याग से। किससे? गिरि त्याग। वो जब घर सुबह 4 बजे घर छोड़ के चले जाते हैं, और इसे इसको महावीर निष्क्रमण से संबंधित कहा जाता है। इसी को यही नाम दिया गया है। अगला प्रश्न बनेगा आपका, दिया गया है मौर्य साम्राज्य से बना, मौर्य एम्पायर से बनेगा आपका, दिया गया है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। दिया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। कौन है? चाणक्य। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखा था? मैग्नास्टी ने लिखा था। किसने लिखा था? मैग्नास्टी ने लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो कब लड़ा था आपका? कब लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। अगला प्रश्न दिया गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र
और पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? पुत्री जो संघमित्रा थी उनको कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अब टॉपिक नंबर 5वां है आपका गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी, गोल्डन एज। बार बार एग्जाम पे पूछे जाते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, जो लुसेंट में भी दिया, हर जगह बार बार ये हर किताबों में लिखा गया है जो हिस्ट्री के है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है आपका प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और हिंदुस्तान किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं फाहियान और हिंदुस्तान। और इसकी रचना कितने कौन सी सीयूकी की रचना की थी? हिंदुस्तान की किसकी रचना की थी? तो सीयूकी की रचना किया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बहुत बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके दरबारी कवि थे। बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। अगला प्रश्न दिया गया है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन है? बार बार एग्जाम प्रश्न पूछे। आपको लग रहा है ना ये ऑनलाइन प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आपके लिख के दे रहा हूँ, इसके प्रश्न बनते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। और आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल के महान विद्वान थे? तो वो गुप्ता काल में, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता काल के महान विद्वान थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कौन थे? हरिशेर थे। कौन थे? हरिशेर। ये किसकी रचना की थी? आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि अजंता की गुफाएं किस काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं किस काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? गुप्ता काल। किस काल के लिए? गुप्ता काल के लिए प्रसिद्ध है। किस काल के लिए? गुप्ता काल के लिए प्रसिद्ध है। गुप्ता काल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मौर्योत्तर काल और विदेशी आक्रमण। तो यहाँ पर दिया गया मतलब विदेशी आक्रमण पोस्ट मौर्य पीरियड। तो यहाँ से आपको टॉपिक दिया गया है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगले प्रश्न से बढ़ाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कनिष्क किस वंश का महान शासक था? कुषाण वंश। किस वंश का था? कुषाण वंश का महान शासक था। किस वंश का था? कुषाण वंश के महान शासक था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चरक संहिता के लेखक चरक किसके राजवैद्य थे? तो कनिष्क के। किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। भारत में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की। किसके? कनिष्क ने। अगला दिया गया है प्रश्न दिया गया है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष है। कौन है? बुद्ध चरित्र कौन है? तो यह कौन है? अश्वघोष है। गंधार कला की शैली किन दो कलाओं का मिश्रण है? तो भारत और ईनानी। भारत और ईनानी। भारत और ईनानी के
जो थे, जो गंधा कला जो शैली है, दो कलाओं का मिश्रण, किस कौन सा, भारत और यूनानी के मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वप्रथम भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए। किसने किए थे, कुषाणों ने किया था। किसने किया था, कुषाणों ने किया था। किसने किया था, कुषाणों ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक। कौन था, कौन था, सिमुक थे। कौन थे, सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि प्रश्न दिया गया है आपका कि अमरावती कला का विकास किस वंश के समय हुआ। तो किस वंश के समय हुआ, सातवाहन वंश। किस वंश के समय हुआ, सातवाहन वंश के समय हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्धन वंश और दक्षिण भारत, इस टॉपिक है कि आपका वर्धन वंश और दक्षिण भारत में प्रश्न, दक्षिण भारत से भी प्रश्न बनते हैं। वर्धन हर्षवर्धन के वंश जो था उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो पहला दिया गया है, देखिए बहुत महत्व, पहला ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण दे दिया है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए और आता भी है, आने की संभावना है। जो आपका यूपी है, यूपीपी है, लेखपाल है, आपका जो होमगार्ड का पेपर होने वाला है, आगे चल के देखेंगे पीजीटी का भी एग्जाम लगे हुए हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो दिया गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। कौन सा आया था, हिंदसांग आया था। कौन था, हिंदसांग आया था। कि यह प्रश्न पूछा गया है कि हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन हैं, बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट। ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा आपका कि हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न दिया गया है चोल वंश, कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजय सॉरी चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयाल विजयालय थे। कौन थे, विजयालय थे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका अगला प्रश्न दिया गया प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर तंजौर, प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण किसने करवाया था। तो राजराज प्रथम ने करवाया। किसने किया था, राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न दिया गया है किस वंश की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। किस वंश की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी, तो चोल वंश। किस वंश, चोल वंश की नौसेना सबसे शक्तिशाली। उस टाइम देखिए नौसेना हम भारत का कितना शक्तिशाली था। चोल वंश जो था उसकी सेना जो थी, जो उसकी नौसेना थी, बहुत शक्तिशाली थी। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और आने की संभावना है। इनके नाम कठिन कठिन होते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं आपके कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम। ये याद कर लीजिएगा, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है, कि कांचीपुरम। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। रथ मंदिर जो था मालीपुरम, तो किसने किया था, नरसिंहम वर्मन प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश वातापी का सबसे महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय थे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया, तो कृष्ण प्रथम ने। प्राचीन भारतीय साहित्य और लेखक, इस प्रश्न बनते हैं, इससे भी आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, जो कि प्राचीन भारतीय साहित्य और लेखक प्रश्न आपके बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें किसके बारे में रचना किया गया था, तो इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में रचना किया गया, तो उसके बारे में बताया गया है। तो राजतरंगिणी में किसका रचना किया गया, किसके बारे में बताया गया, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया। इसको एक लेखक कौन है, तो कल्हड़। कौन है, कल्हड़ है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयोदय ने किए थे। किसने किए थे गीत गोविंद की रचना? किसने किया था? जयोदय ने किया था। ये प्रश्न मिलाने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपके प्रश्न बनना तय हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो कौन है किरातार्जुनीयम? कौन है? भारवी हैं। मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम के जो थे मिट्टी का खिलौना के नाटक किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। किरातार्जुनीयम का, गीत गोविंद का, मृच्छकटिकम का, मिट्टी का जो खिलौना है उसका अर्थ होता है। तो इसके रचना का यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मिलान के लिए प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। अगला दिया गया है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 57 ईस्वी में पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कथा कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? तो सोमदेव। कौन है? सोमदेव हैं। पंचसिद्ध धातिका और बृहत संगीता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर है। कौन है? वराह मिहिर। आगे चले बढ़ते देख रहे हैं प्रश्नों को कि सुश्रुत संहिता का संबंध किस विषय से है? शल्य चिकित्सा से। किससे है? शल्य चिकित्सा से। सर्जरी से। किससे है? शल्य चिकित्सा से है। तमिलों का गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम किसने लिखा था? तो इलागो आदिगल ने इलागो आदिगल ने लिखा था। अगला प्रश्न दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति सागर के लेखक कौन हैं? तो कादम्बर। कौन है? कादम्बर। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर टॉपिक है, अगला प्रश्न का टॉपिक है आपका कि प्राचीन महत्वपूर्ण तथ्य जो दिया गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, यहाँ से बनते हैं आपके कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला। कौन है? तक्षशिला, जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? वो वर्तमान में है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कहाँ थी? तोसली थी। कहाँ थी? तोसली थी। कहाँ थी? तोसली। अगला प्रश्न दिया गया आपका, विक्रमशील विश्वविद्यालय की संस्थापक किसने किया? तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल। किस वंश से थे? वही पाल वंश से संबंधित थे। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विक्रमशील विश्वविद्यालय की संस्थापक किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, खुजराहों के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया। किसने शासक ने किया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। कोणार्क कोणार्क के सूर्य मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव ने प्रथम ने करवाया था। अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण का लेखक कौन है? तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपका, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। हाथी गुफा अभिलेख किस राजा ने संबंधित है? तो बहुत बार पूछा गया है। तो ये खारवेल जो होते हैं कलिंग राजा से संबंधित। किसमें? खारवेल कलिंग राजा संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन भारत में निष्का क्या अर्थ क्या था? तो स्वर्ण आभूषण था। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि जो प्राचीन काल में निष्का का क्या मतलब, निष्का क्या था? तो स्वर्ण आभूषण, जो गले का हार कहा जाते हैं, गले का जो हार पहने जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, संगम काल और अन्य, मतलब यहाँ से टॉपिक है आपका संगम काल, और मतलब यहाँ से है आपका संगम काल और उन जो पीरियड होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं प्रश्नों को, देखेंगे हम लोग। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में लिखा गया है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों ने इग्नोर कर देते हैं, इसको पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इनके नाम कठिन होते हैं, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसको थोड़ा अलग टाइप हो जाता है ना, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में बनते हैं आपके। तोलकापियम का ग्रंथ का संबंध किससे है? तमिल व्याकरण से। किससे?
तमिल व्याकरण से। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष था। चेर वंश का प्रतीक क्या था? धनुष था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो बाघ था। क्या था राजकीय चिन्ह? बाघ था। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। एलोरा की गुफाएं और भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है? कितने वर्ष का अंतर पूछा गया? तो 135 वर्ष है। 135 वर्ष का अंतर है। कितना? 135 वर्ष का अंतर है। 135 वर्ष का अंतर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मेगनास्टिस के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है? तो कितने? 7 वर्गों में। कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 7 वर्गों में। 7 वर्गों में। 7 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। कलिंग के राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न ये टॉपिक आपका है कि प्राचीन भारत विदित उसके तत्व जो एंशिएंट इंडिया, इस समय यहाँ से जो को फैक्ट वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। प्रश्न यहाँ से बनते हैं आपके। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। ये प्रश्न आपके बनते हैं, यहाँ से पूछे भी जाते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी थी? सेलखड़ी। बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता जो था संस्कृति तो उसका जो था मोहरें किस पदार्थ की बनी होती थी? तो सेलखड़ी। किस? सेलखड़ी पदार्थ से बनी हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि सत्य में जयते का अर्थ क्या? सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न दिया गया उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो प्रजापति। कौन था? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति थे।